हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग लौह अयस्क का खनिज संसाधन के अंतर्गत दूसरा भाग पढ़ेंगे। खनिज संसाधन में धात्विक खनिज के अंतर्गत हमने लौह अयस्क पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसका एक भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है पीछे जाके देख लीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं लौह अयस्क का दूसरा भाग। लौह अयस्क के 4 प्रकार बताए थे हमने। पिछले भाग में हमने 2 प्रकार बता चुके थे। आगे के 2 प्रकार आज देखते हैं। लौह अयस्क का जो तीसरा प्रकार है वो है लिमोनाइट। लिमोनाइट का जो अयस्क है, इसमें धातु का जो मात्रा होती है 40 से 60% होती है और ये अयस्क पीले रंग का होता है। पीले रंग का मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में मिलता है। अवसादी चट्टानें जहाँ होती हैं ये पाया जाएगा। अगर इसकी बात करें कि लिमोनाइट अयस्क कौन से क्षेत्र से अधिकतम मात्रा मिल सकता है, तो रानीगंज पश्चिम बंगाल की। तो ये था लिमोनाइट। चौथा प्रकार है लौह अयस्क का सिडेराइट। सिडेराइट में 45% से कम धातु अंश पाया जाता है। 45% से कम धातु अंश पाया जाता है और लोहा और इस प्रकार इस कार्बन में लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। इस अयस्क में लोहा और कार्बन का मिश्रण पाया जाता है। विस्तृत रूप से अवसादी चट्टानों में मिलता है। अवसादी चट्टानों में विस्तृत है लोहा। अवसादी चट्टानों में विस्तृत है कौन सा? सिडेराइट। तो लौह अयस्क के 4 प्रकार हो गए। अब हम लोग लौह अयस्क उत्पादक राज्य व क्षेत्र देखेंगे। कौन से राज्य का लौह अयस्क उत्पादन में कौन सा स्थान है, या लौह अयस्क उत्पादन में जो प्रथम स्थान रखते हैं उन राज्यों का क्रम देख लेते हैं और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां से लौह अयस्क उत्पादन किया जाता है। पहला स्थान है उड़ीसा का। तो उड़ीसा के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहां से लौह अयस्क उत्पादन होता है। उड़ीसा के क्षेत्रों में है गुरुमहिसानी, पोमपद और बादाम पहाड़। ये सभी क्योंझर और मयूरभंज जिले में मिलेंगे। गुरुमहिसानी, पोमपद और बादाम पहाड़। तो बादाम ज़्यादा इस समय चर्चित शब्द है, बादाम। तो बादाम पहाड़, क्योंझर एवं मयूरभंज, गीत चल रहा बादाम वाला, तो बादाम पहाड़ को याद रखना। उड़ीसा का क्षेत्र है, लेकिन लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख क्षेत्र हैं लौह अयस्क उत्पादन में देखते हैं। डल्ली राजहरा, बैला जिला। तो बैला जिला और डल्ली राजहरा दुर्ग और दंतेवाड़ा जिले में मिलेंगे। किस लिए? लौह अयस्क उत्पादन में प्रमुख स्थान है, लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। और लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के क्रम में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है। तीसरा स्थान है कर्नाटक का लौह अयस्क उत्पादन में। तो कर्नाटक की कौन कौन से जगह है प्रमुख क्षेत्र तो देख लेते हैं। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से लौह अयस्क उत्पादन होता है। कुद्रेमुख, बंगाल कला और अन्नादुर्गा। बाबा बुदन, कुद्रेमुख, बंगाल कला, अन्नादुर्गा, ये सभी जो हैं लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। बाबा बुदन, कुद्रेमुख पूछे जा चुके हैं। बंगाल कला, अन्नादुर्गा भी महत्वपूर्ण है। तो चारों क्षेत्र याद रखने हैं आपको। तमिलनाडु का नीलगिरी और सलेम। नीलगिरी की एक जनजाति है, आप लोग को याद आ रही हो तो देख लीजिए, बता दीजिए। नहीं याद आ रही तो टोडा जनजाति है। टोडा जनजाति हमने नीलगिरी में बताई थी। वैश्य संस्कृत वाली पशुपालक जनजाति थी और इनके यहाँ बहुपति विवाह जो है प्रचलित है, कन्यावध होने की वजह से। झारखंड नोवामुंडी सिंहभूम जिले का झारखंड है, जहाँ से लौह अयस्क उत्पादन होता है। गोवा का क्षेत्र है प्रमुख कौन सा? अदुलमाले। गोवा से जितना भी लौह अयस्क उत्पादन होता है सभी का निर्यात कर दिया जाता है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी और चंद्रपुर लौह अयस्क के उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं। तो लौह अयस्क में ये जो लौह अयस्क का जो पार्ट है हमारा पूरा होता है। खनिज संसाधन के अंतर्गत जो है धात्विक खनिज में हम अब अगला पार्ट पढ़ेंगे, या मैग्नीज, बॉक्साइट जो भी होगा अगले पार्ट में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग को पता है कि हमारी परीक्षाएं अब लगी हुई हैं जून में। 19 जून को लेखपाल वाली भी परीक्षाएं हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन आने हैं सामान्य अध्ययन के, 25 ग्रामीण विकास के। तो हम सामान्य अध्ययन की उसी श्रृंखला में थोड़ा एक प्रयास और जारी करते हैं। आज हम लोग वन लाइनर टाइप के कुछ क्वेश्चन जो है आज से देखेंगे, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होंगे परीक्षा में। सीधे परीक्षा में ऐसे जो का तो पूछे जाते हैं। चलिए अपना टेस्ट भी ले लीजिए इसी में और याद भी कर लीजिए, नहीं याद है तो।
पहला सवाल आज का है, टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोल्यून का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है? टीएनटी का उपयोग, तो मुख्य रूप से इसका उपयोग हुआ है या होता है विस्फोटक के रूप में। टीएनटी का उपयोग होता है विस्फोटक के रूप में। टीएनटी का ट्राई नाइट्रोटोल्यून का उपयोग किस लिए होता है? मुख्य रूप से विस्फोटक के रूप में होता है। दूसरा है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन दो प्रकार की हैं, घुलनशील अघुलनशील के आधार पर। जल में घुलनशील के आधार पर बी और सी जल में घुलनशील हैं, और ए डी ई के ये वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिनों की अक्सर कमी हो जाती है हमारे शरीर में। जल में घुलनशील विटामिनों की अक्सर हमारे शरीर में कमी हो जाती है। जैसे हमारे शरीर में पानी की कमी होगी, या जब भी सही से पानी ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल जाएगा, विटामिन की कमी हो जाती है। तो अक्सर देखा होगा कभी कभी मुंह में छाले या कुछ पड़ जाते हैं, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसकी कमी हो जाती है, तो बी और सी की पूर्ति भी जल्दी हो जाएगी। लेकिन जो विटामिन वसा में घुलनशील हैं, इनकी पूर्ति भी देर से होती है और कमी भी जल्दी नहीं होती। विटामिन बी के पूरे कॉम्प्लेक्स है, तो B1 जैसे थायमिन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कार्बिक एसिड। ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। डी कैल्सीफेरॉल। ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और के का है नेप्टाक्विनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, सूखा रोग, या विटामिन डी की कमी से। ई की कमी टोकोफेरॉल है। के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है। दो अफ्सा और सिंह अस्पा की शुरुआत किसने की थी? ये शुरुआत की थी जहांगीर ने। दो अस्पा और सिंह अस्पा की शुरुआत की थी जहांगीर ने। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के सामने लाया गया था? लॉर्ड कैनिंग। ये वही लॉर्ड कैनिंग हैं जिन्होंने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में महारानी का घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। संस्थापक ए ह्यूम। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। स्थापना कहाँ हुई? बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। मोनोलोवा शक्ति ज्वालामुखी कहाँ का है? हवाई द्वीप। मोनोलोवा शक्ति ज्वालामुखी हवाई द्वीप। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? 1986 का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने के कितने समय के भीतर संसद में रखा जाना आवश्यक है? संसद के सामने राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने के कितने समय के भीतर रखा जाना अनिवार्य है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया जाता है, और जब ये जारी किया जाता है तब से 6 महीने के अंदर पारित कराना आवश्यक होता है। लेकिन अगर संसद का सत्र शुरू हो गया है, तो इसे 6 सप्ताह के भीतर ही पारित होना अनिवार्य है। 6 सप्ताह, सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह के भीतर। किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी होता है? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। अनुच्छेद 368 है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। शब्द बुल तथा बियर शब्द किससे संबंधित है? शब्द बुल तथा बियर संबंधित है शेयर बाजार से। शब्द बुल तथा बियर संबंधित है शेयर बाजार से। मोबीमियन ग्रंथि कहाँ मिलती है? तो ये मोबीमियन ग्रंथि मिलती है आँख में, पलकों में मिलती है मोबीमियन ग्रंथि। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है सोनभद्र। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और लौंग प्राप्त होती है पुष्पकली से।
पुष्पकलेश। आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, लाइक करिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में जल्द ही आपसे। जय हिंद, जय भारत।